सो yesterday we discussed about the cancers of thyroid gland। ठीक है, तो आज हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की। तो टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। ठीक है जी। देखिए, इसमें आप लोग ये ध्यान दे दें कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपर पैराथायराइडिज्म इसमें फर्क है। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म वो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन बढ़ा है, लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड एक अदर ग्लैंड है, उससे पीटीएच हार्मोन आता है। जिसके डेफिनेशन में लिखें अ कंडीशन इन विच there is increased level of PTH, increased level of PTH, which stand for parathyroid hormone, when the problem lies in parathyroid gland। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर प्राइमरीली मसला पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर हो, जिसकी वजह से पीटीएच लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसको प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है जी। एक्चुअली नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है और उन थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या होती है, पैराथायराइड। जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसका नाम क्या है, पीटीएच हार्मोन। तो हाइपर का मतलब है इंक्रीज, पैराथायराइडिज्म का मतलब लेवल ऑफ पीटीएच हार्मोन। तो अगर पैराथायराइड के अंदर अपना मसला हो और उस वजह से पीटीएच हार्मोन की लेवल कई गुना क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको हम प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं। देखिए कि काज क्या है, कि वो कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से पीटीएच लेवल क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। फर्स्ट इज कॉल्ड पैराथायराइड एडिनोमा। इसके अंदर पहला क्या आता है, पैराथायराइड एडिनोमा। एडिनोमा इज अ बिनाइन कैंसर ऑफ एनी ग्लैंड। जिस तरह थायराइड एडिनोमा है, उसी तरह पैराथायराइड एडिनोमा है। जिस चीज के आखिर में ओमा आ जाए, इट्स मीन कैंसर। तो अगर पैराथायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए तो उसमें पीटीएच हार्मोन की लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड दैट विल लीड टू हाइपर पैराथायराइडिज्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया के बारे में याद रखें कि अगर कहीं पे नॉर्मल सेल नंबर बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले रिमेंबर, दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इज अ कंडीशन इन व्हिच देयर इज इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ सेल्स। साइज की बात नहीं कर रहा, किसकी बात हो रही है, नंबर्स की। अगर कहीं पे नॉर्मल 2 सेल है और उसकी नंबर बढ़कर 2 से 10 हो जाए या 2 से 20 हो जाए, तो कहीं पे अगर सेल की नंबर बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया। अगर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर पहले से 100 सेल थे तो वो 100 पीटीएच दे रहे थे। अब अगर 100 की मिकदार 200 पे गई है, हाइपरप्लेजिया हो चुकी है, तो पीटीएच रिलीज भी क्या होगी, ज्यादा, लीड टू हाइपर पैराथायराइडिज्म। और नेक्स्ट देखे, पैराथायराइड कार्सिनोमा। द थर्ड इज कॉल्ड पैराथायराइड कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज अ कैंसर व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जो एडिनोमा है ये भी कैंसर है और कार्सिनोमा भी कैंसर है। वो कैंसर जो ग्लैंड तक महदूद हो उसका नाम क्या होता है, एडिनोमा। लेकिन वो कैंसर जो आए एक जगह से लेकिन पूरी बॉडी में वो फैल सकती है, तो उसका नाम क्या है, कार्सिनोमा है। तो चाहे कैंसर लोकलाइज हो या जनरलाइज हो, दोनों के अंदर पीटीएच लेवल क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब एग्जाम में आप लोग बैठे हैं, आप लोगों से जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, इसकी काज जल्दी बताए, ये 3 आप लोगों ने बताने हैं, लेकिन इन तीनों में से मोस्ट कॉमन काज 80% इज प्राइमरी पैराथायराइडिज्म इज पैराथायराइड एडिनोमा। सबसे मोस्ट कॉमन काज ये है। तो देखें, आप लोगों के पास जब भी पेशेंट आते हैं क्लिनिकली, तो आप लोगों ने ये चीज जहन में याद रखनी है, ठीक है, कि जिन लोगों को पीटीएच हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है और उसका इशू किस ग्लैंड के अंदर हो, पैराथायराइड, तो उसका 80% काज है कि उसमें पैराथायराइड क्या होगा, एडिनोमा होगा, दैट इज कैंसर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। अब लेके
क्लिनिकल फीचर्स कि इन पेशेंट में सिम्टम्स को क्या होगी, मतलब ये पेशेंट जब आते हैं क्लिनिक के अंदर, व्हाट विल बी देयर सिम्टम। मैं आप लोगों को यहाँ से दो बातें बताने लगा हूँ। फिजियोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस की है कि पीटीएच हार्मोन का काम क्या है, क्योंकि इस लोगों के अंदर किसका लेवल बढ़ता है, पीटीएच। जब पीटीएच लेवल बढ़ जाए तो बोन से कैल्शियम लेना ज्यादा होगा कि नहीं। यहाँ पे लेके बोनी पेन, इन लोगों में पेन इन द बोन, मतलब ये है इन लोगों में बोन के अंदर पेन होगी, क्योंकि जो पीटीएच हार्मोन है इट कैन डिस्ट्रॉय द बोन, ये बोन को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। देखिए बोन के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। कौन कौन से, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोब्लास्ट है ये बोन को बनाती है, मतलब बोन को स्ट्रांग बनाती है, और जो ओस्टियोक्लास्ट है ये बोन को वीक बनाती है। जो पीटीएच हार्मोन है ये ओस्टियोक्लास्ट पे काम करता है, और ओस्टियोक्लास्ट बोन को क्या करेगी, वीक करेगी, और जब बोन की वीकनिंग होगी तो देयर विल बी पेन इन द बोन। ठीक है, यहाँ पे लेके इट इज ड्यू टू ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। कौन सी सेल की वजह से, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। प्राइमरीली पीटीएच की जो रिसेप्टर है, रैंक रिसेप्टर, वो ओस्टियोब्लास्ट होती है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कहाँ से काम करवाती है, ओस्टियोक्लास्ट, जिसकी वजह से बोन के अंदर पेन होगी और बोनी वीकनेस हो जाती है। सो इन लोगों के अंदर माइल्ड इंजरी की वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो पीटीएच है ये ब्लड कैल्शियम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इफेक्ट ऑफ पीटीएच हार्मोन ऑन कैल्शियम इज इंक्रीज, और जहां पे कैल्शियम इंक्रीज होंगे तो वो मसल को ऑल द टाइम क्या रखेंगे, कंट्रैक्ट। तो जीआईटी जो पेरिस्टालिसिस है या मोटिलिटी है वो तो कंट्रैक्ट रहेगी, तो उसमें रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो कैन द फूड विल गो डाउन, नो, बोले कि कॉन्स्टिपेशन। इन लोगों में क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन विच इज कॉल्ड एब्डोमिनल ग्रोथ। इसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल ग्रोथ। इसका मतलब ये है, एब्डोमिनल ग्रोथ से मुराद कॉन्स्टिपेशन है, कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फूड विल स्टे इन द एब्डोमेन, और इससे एब्डोमेन की ओवरऑल क्या हो जाती है, साइज बढ़ जाती है। एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज नोन एज एब्डोमिनल ग्रोथ। ठीक है, नंबर थर्ड, इन लोगों में कैल्शियम लेवल क्या होता है, ज्यादा, और एक्सेस कैल्शियम डिपोजिट इन द किडनी, कहाँ पे जाती है, किडनी, फॉर्मिंग कैल्शियम फास्फेट स्टोन। क्या बनाती है, कैल्शियम फास्फेट स्टोन। यहाँ पे लेके रीनल स्टोन, ये क्या बना सकती है, रीनल स्टोन। स्टोन इन द किडनी इज मोस्ट लाइकली कैल्शियम स्टोन। तो कैल्शियम फास्फेट के स्टोन चांसेस क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। बात समझ गए, यहाँ पे ये पॉइंट इंपोर्टेंट। और आखिर में लास्ट लेके साइकिक मोन, इन लोगों में क्या होती है, साइकिक मोन। व्हाट इज मेंट बाय साइकिक मोन, दैट इज मीन डिप्रेस्ड मूड। इन लोगों में क्या होता है, डिप्रेस्ड मूड, क्योंकि इन लोगों की जो साइकिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो देयर विल बी डिप्रेस्ड मूड। तो डिप्रेस्ड मूड इन मेडिकल टर्म इज नोन एज ऑफ साइकिक मोड। अब इसकी हम डिस्कशन करेंगे इन लोगों की साइकेट्रिक वाइज मूड डिप्रेस क्यों होती है। इसका एक वजह है, अगर हम ब्रेन की सेल की बात करें, दिस इज न्यूरॉन, ये क्या है, न्यूरॉन। इन द ब्रेन द मेन सेल इज कॉल्ड ऑफ न्यूरॉन। इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के चैनल होते हैं, उनमें से एक चैनल है सोडियम चैनल। ये चैनल सोडियम, सोडियम हमेशा याद रखें सेल से बाहर ज्यादा होता है। सोडियम इज Na+, ये पॉजिटिव चार्ज है, और सोडियम की जो लेवल है वो सेल से बाहर ज्यादा होती है। अगर इस चैनल को हम ओपन करें तो फिर सोडियम हायर कंसंट्रेशन से किधर जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन, तो ये आउटसाइड से किधर जाएगी, इनसाइड। और जब सोडियम अंदर ज्यादा जाएगी तो सेल के अंदर कौन से चार्जेस बढ़ेंगे, पॉजिटिव। एंड व्हेन द सेल बिकम मोर पॉजिटिवली चार्ज इट बिकम एक्साइटेड, वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड। तो ये भी याद रखें सेकंड ईयर में ये चीजें बहुत काम आती है, स्पेशली इन एमबीबीएस, के डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या चीज है। अगर सेल के अंदर हम किस चार्जेस को बढ़ाएं, पॉजिटिव, इट्स मीन द सेल बिकम एक्साइटेड, डीपोलराइजेशन जिसको कहते हैं। लेकिन अगर हम सेल में कौन से चार्जेस बढ़ाएं, नेगेटिव, तो उससे सेल इनहिबिट हो जाता है। अब देखें ये कौन सा चैनल है, सोडियम, जो नॉर्मली किसके अंदर होता है, न्यूरॉन। लेकिन इस सोडियम चैनल के इर्द गिर्द नॉर्मली ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कैल्शियम। तो हम कहते हैं कि कैल्शियम एक्ट एज अ गार्ड फॉर द सोडियम चैनल। ये सोडियम चैनल की जो सिक्योरिटी गार्ड है ब्रेन के अंदर, वो कौन से है, कैल्शियम है। पीटीएच का काम कैल्शियम को बढ़ाना है कि कम करना, बढ़ाना है। जब पीटीएच ज्यादा होगा तो कैल्शियम का लेवल भी ज्यादा होगा,
जब कैल्शियम ज्यादा होगा तो सोडियम चैनल के इर्द गिर्द कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। कैल्शियम इज पॉजिटिव चार्ज, सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज। तो अगर वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो वो रिपेल करेगा, क्या ट्रैक करेगा? रिपेल। तो कैल्शियम के होते हुए सोडियम का अंदर जाना ज्यादा होगा कि कम? कम होगा। जब सोडियम नहीं जाएगा तो सेल के अंदर कौन से चार्ज नहीं होंगे? पॉजिटिव। तो इनहिबिशन होगी कि एक्साइटेशन? देयरफॉर देयर इज डिप्रेस्ड मोड। इसलिए इन लोग के अंदर क्या होता है? डिप्रेस्ड मोड होता है। एक्चुअली याद रखे, एक्सेस कैल्शियम फॉर द ब्रेन इज नॉट गुड, क्योंकि एक्सेस कैल्शियम डू नॉट अलो द सोडियम टू गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। क्लियर है कि नहीं? तो देखें, इन लोगों में पेन इन द बोन, एब्डोमिनल ग्रोन, रीनल स्टोन एंड साइकिक बोन, इन सब की वजह यह है कि पीटीएच का लेवल ज्यादा है और कैल्शियम लेवल भी क्या हो चुकी है? ज्यादा हो चुकी है। तो लेके इन्वेस्टिगेशन, अगर एक पेशेंट आए कि डॉक्टर साहब मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा है, उसकी मूड भी डिप्रेस्ड है और उसको पिछले कई हफ्तों से कॉन्स्टिपेशन है और साथ में उसको किडनी पेन वगैरह भी आ रही है, तो आप उसकी जनाब दो चीजें चेक करें, ब्लड कैल्शियम चेक करें और पीटीएच लेवल चेक करें। तो लेके इन्वेस्टिगेशन कि व्हाट इज दी इन्वेस्टिगेशन। जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब आप बताएं व्हाट विल हैपन टू ब्लड कैल्शियम। जब हम सीरम कैल्शियम या ब्लड कैल्शियम चेक करते हैं तो दैट विल बी इंक्रीज। इस एरो का मतलब यह है कि इंक्रीज। नंबर 2, इन लोगों में हम चेक करते हैं पीटीएच लेवल, तो वो भी क्या होगा? क्योंकि हाइपर पैराथायराइडिज्म है और हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर पीटीएच लेवल हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है। नंबर 3, हम चेक करते हैं साइक्लिक एमपी। कौन सा लेवल चेक करते हैं? साइक्लिक एमपी। सेकंड, मैसेंजर सिस्टम। पीटीएच जब बोन पे काम करता है तो वो किसको एक्टिवेट करता है? साइक्लिक एमपी। तो जितना पीटीएच एक्टिविटी ज्यादा होगी तो साइक्लिक एमपी लेवल भी ये भी ज्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एएलपी। क्या चेक करते हैं? एएलपी, दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसका नाम क्या है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है। ये ब्लड में चेक किया जाता है और अल्कलाइन फॉस्फेटेज ब्लड के अंदर तब बढ़ता है जब देयर इज एनीथिंग व्हिच डैमेज द बोन। कोई भी ऐसी चीज जो किसको डैमेज करता रहे? बोन को। तो बोन इनडायरेक्टली क्या चीज रिलीज करेगी? एएलपी। तो पीटीएच किस पे काम करता है? बोन पे। जितना वो बोन को खाएगा, बोन को वीक बनाएगा, उसमें पेन कराएगा, तो बोन ब्लड में क्या रिलीज करेगा? एएलपी। एएलपी का लेवल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। देयर विल बी अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल इज इंक्रीज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके साथ पांचवी चीज जो हम चेक करते हैं दैट इज फॉस्फेट। हम क्या चेक करते हैं? फॉस्फेट। फिजियोलॉजी याद करें ना, पीटीएच का काम यह था, फिजियो के अंदर मैंने पढ़ाया है कि पीटीएच का काम यह है कि ये पीसीटी से फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है और डीसीटी से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ये हमने फिजियो में पढ़ा है। मैंने बताया था कि अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी इज द की फॉर अ गुड डॉक्टर। याद रखे, ठीक है ना? जिसको वो चीजें पता नहीं वो जिंदगी भर पढ़ता रहेगा, इसको ये चीजें समझ नहीं आएगी। इसलिए फिजियोलॉजी पढ़ के आया करें। कहने का मतलब यह है कि अगर पीटीएच हार्मोन हम ले लें, इधर देखें, आप सब लोगों को पता है कि जो किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर जो हमारा मेन सेल है उसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर इस तरह एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल। ये नाम सुना है कि नहीं? दिस इज बोमेन कैप्सूल। और इसके बाद होता है पीसीटी। कौन सा पार्ट? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद होते हैं लूप ऑफ हेनले और इसके बाद होते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है। अब देखें, ये जो पार्ट है ये वाला दैट इज कॉल्ड पीसीटी और इसको क्या कहते हैं? डीसीटी। जब नॉर्मली ब्लड के अंदर हम किसको फॉर एग्जांपल फिल्टर करें? फॉस्फेट। तो जब फॉस्फेट नीचे आता है तो किस पार्ट से वापस रिजॉर्ब होता है? पीसीटी। क्लियर है? और जब कैल्शियम नीचे आ जाए, कैल्शियम, तो उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो वापस कहाँ से होती है? डीसीटी। फिजियोलॉजी में याद करें, हमने बात बताई थी कि बॉडी के अंदर जो एक्टिव कैल्शियम है वो फ्री कैल्शियम है। वो क्या है? फ्री कैल्शियम। और पीटीएच का काम भी किसको बढ़ाना है? फ्री कैल्शियम। तो पीटीएच इस कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा लेकिन पीटीएच की वापस जाने को इनहिबिट करेगा। तो पीटीएच अगर यहाँ पे आ जाए, पैराथायराइड हार्मोन, वो फॉस्फेट को वापस जाने का क्या करेगा? इनहिबिशन। तो पीटीएच के होते हुए कैन फॉस्फेट रीअब्जॉर्ब? नो। तो फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन पीटीएच क्या करता है? इनहिबिट। लेकिन कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। हम कहते हैं ना कि पीटीएच अगर लेवल ज्यादा हुआ तो कैल्शियम भी ब्लड के अंदर क्या होगा?
ज्यादा होगा। इसका वजह यह है कि जो पीटीएच है ये किसकी रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है, फास्फेट। तो पीटीएच के होते हुए फास्फेट किधर जाएगी, यूरिन में जाएगी। तो ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर फास्फेट लेवल क्या होगा, कम होगा, तो हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है। तो ये एमसीक्यू याद रखें, दिस इज द स्टार वन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। वो क्या है कि अगर किसी भी पेशेंट की हम ब्लड टेस्ट कराए और उसके अंदर किस हार्मोन का लेवल ज्यादा हो, पीटीएच, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म है। अगर पीटीएच बढ़ने के साथ किसकी लेवल कम है, फास्फेट, दैट शुड बी प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखे हर इन्वेस्टिगेशन में हर एक चीज इज इंक्रीज, एवरीथिंग इज हाई एक्सेप्ट वन थिंग, इट्स कॉल्ड ऑफ फास्फेट, जिसका लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। नीचे लेके ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसकी क्या है, डिपेंड अपॉन द काज, कि हम काज को ट्रीट करते हैं। अगर कैंसर है तो उसको हम कीमोथेरापी या सर्जिकली रिमूव करते हैं। तो ट्रीटमेंट में नीचे लेके डिपेंड अपॉन दी काज, कि हम काज को देखते हुए इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट दी प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लेके सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म अलग चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये सारे क्या है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। अगर कोई बंदा कहे कि हम किस चीजों पे फोकस करें जिससे हमारा आगे का स्टडी प्लान अच्छा रहे, तो 4 सिस्टम है। उनमें से एक एंडोक्राइन सिस्टम है, ये एक मेजर सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है। इसके बाद जनाब हेमाटोलॉजी है, ब्लड के अंदर जो सिस्टम है। फिर सीवीएस है और नर्वस सिस्टम। ये 4 चीजें जिसने सीखी उसका 80% एमबीबीएस कवर है। नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हेमाटोलॉजी एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसको कहते हैं मेजर सिस्टम्स ऑफ द मेडिसिन। तो मेडिसिन के अंदर ये मेजर सिस्टम है। फिर जीआईटी, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, ये छोटे छोटे सिस्टम है। तो एक्चुअली इस पे अगर एक एक महीने लगता है तो उन सिस्टम पे एक एक हफ्ता भी नहीं लगता। तो इफ यू नो दिस सिस्टम योर स्टडी प्लान विल बी वेरी वेरी गुड। तो कोशिश करें। और एंडोक्राइन सिस्टम आप लोग कहीं से भी जाकर पूछे, लोग कहेंगे ये मुश्किल है। इसका वजह ये है हार्मोन, लेकिन इसने काम बॉडी की हर पार्ट पे करना है। हमने बोन्स भी डिस्कस करने हैं, जीआईटी भी डिस्कस, मैंने क्लास में पहले बताया था। ये वाहिद सिस्टम है जो अदर सिस्टम को भी टच देता है। क्लियर है? तो प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि जो चीज पढ़ाता रहता हूँ उसको लेके जाकर घर में देखे, समझना है तो दोस्तों से पूछे, फिर समझना है तो मुझसे पूछे, लेकिन ये चीज एट द एंड आप लोगों ने क्लियर करनी है, ठीक है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, इसमें भी पीटीएच लेवल क्या होगा, ज्यादा, लेकिन इसमें जो इशू है वो पैराथायराइड का नहीं होगा, अदर देन पैराथायराइड होगा। तो लेके अ कंडीशन characterized by increased level of PTH when the problem lies, हाँ जी, other than parathyroid, ठीक है, other than पैराथायराइड या आउटसाइड दी पैराथायराइड। अगर इशू आउटसाइड है, पैराथायराइड ग्लैंड के बाहर है, उस वजह से पीटीएच लेवल अगर बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब इसमें लिखे व्हाट इज द कॉजेस। इफ द क्वेश्चन कम इन एग्जाम, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म? वन इज क्रोनिक रीनल फेलियर, दैट इज कॉल्ड CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर। जिन लोगों के गुर्दे फेल हो, मतलब रीनल फेलियर इज द वर्ड यूज फॉर किडनी फेलियर। अगर कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके दोनों गुर्दे काम नहीं करते है, होते कि नहीं, फिर वो पेशेंट हम डायलिसिस पे रखते हैं, या डायलिसिस के लिए उन लोगों को बताता है, या उसका आखिरी हल ये है कि हम किडनी क्या करें, ट्रांसप्लांट करें। तो जिन लोगों के गुर्दे काम नहीं करते, तो गुर्दे काम ना करने का मतलब नेफ्रॉन काम नहीं करते, क्योंकि गुर्दे किससे बने हैं, नेफ्रॉन से बने हैं। तो अगर नेफ्रॉन काम नहीं करेंगे तो फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन खराब होगी, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी खराब होगी। तो कैल्शियम फास्फेट जुदा जुदा नहीं होंगे, बल्कि वो किस में रहेंगे, कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। तो फ्री कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम। और जब फ्री कैल्शियम कम हो जाए तो उसको बढ़ाने के लिए पैराथायराइड क्या बनाएगा, पीटीएच बनाएगा। तो पीटीएच का लेवल ज्यादा होगा कि नहीं,
वेर इंक्रीज होगा, इंक्रीज पीटीएच इज हाइपर पैराथायराइडिज्म। लेकिन कैल्शियम कम क्यों हुआ है? क्योंकि पेशेंट की जो रीनल फेलियर हुई है उससे हाइपो क्या होता है? कैल्सीमिया। तो सीआरएफ पेशेंट में सिर्फ याद रखें, इसकी मैकेनिज्म में किडनी की फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखें कि जिन लोगों के गुर्दे काम नहीं करते उन लोगों की कैल्शियम लेवल क्या होती है? कम। और उस लो कैल्शियम की वजह से पीटीएच लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो CRF पेशेंट लीड टू हाइपर पैराथायराइडिज्म। नेक्स्ट देखें, अनदर इज लैक ऑफ विटामिन डी। अगर किसकी कमी हो जाए? विटामिन डी। अगर विटामिन डी की लेवल कम हो जाए इससे भी सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है। हमने फिजियोलॉजी में बात बताई थी कि जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है वो कहाँ पे बनती है? किडनी में, पीसीटी में, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। अगर किडनी काम नहीं करती तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगी, और विटामिन डी का काम यह है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ड्यूडिनम। ये क्या करता है? ड्यूडिनम से कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैन वी विल एब्जॉर्ब कैल्शियम? नो। तो ओवरऑल कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चाहे विटामिन डी की कमी हो या रीनल फेलियर हो, इन दोनों में हाइपोकैल्सीमिया होता है और दोनों के अंदर पीटीएच लेवल क्या होगा? ज्यादा। अब ये पैराथायराइड का इशू है कि बाहर का इशू है? ये बाहर के इश्यूज है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। यहाँ पे लेके मोस्ट कॉमन काज, मतलब सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है दैट इज CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है जी, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग ये बता सकते हैं, डिक्रीज कैल्शियम इंटेक, डिक्रीज कैल्शियम इंटेक। बुक में ये भी लिखा है कि अगर हम डाइट के अंदर कैल्शियम इंटेक क्या करें? कम करें, तो उससे भी पीटीएच लेवल बढ़ सकती है कि नहीं? अगेन इट कैन कॉज सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो मतलब इसका मतलब ये है कि नो मैटर वेयर इज द प्रॉब्लम, बट एट द एंड कैल्शियम का लेवल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और जिसकी वजह से पीटीएच हार्मोन क्या हो जाए? बढ़ जाए। अगर नॉर्मली कैल्शियम कम हो और पीटीएच लेवल बढ़ जाए, वो तो फिजियोलॉजी है, तो वो लो कैल्शियम को क्या करेगी? नॉर्मल करेगी। और जब कैल्शियम नॉर्मल हो जाए तो पीटीएच लेवल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन लोगों में ये होता है कि कैल्शियम कम है लेकिन किडनी काम नहीं कर रही है। तो अगर कैल्शियम कम है और पीटीएच आ भी जाए लेकिन किडनी काम नहीं कर रही है, कैन पीटीएच विल इंक्रीज द कैल्शियम? नो। तो इन लोगों में कैल्शियम कम से कम होता जाएगा और पीटीएच की लेवल ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है, इसलिए सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसमें जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पीटीएच कैल्शियम की लेवल तब बढ़ा सकता है अगर वो फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करे। कहां से? पीसीटी। लेकिन अगर किडनी काम नहीं कर रही तो पीसीटी स्टिल विल वर्क? नो। इसलिए पीटीएच रीनल फेलियर में काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। लेकिन व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स? इन लोगों में जो क्लिनिकल फीचर्स है वो कौन कौन सी होनी चाहिए? तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ सेम एज प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, सेम एज प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसका मतलब ये है कि जो क्लिनिकल फीचर प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में पड़े, दोज ऑल आर सेम इन सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। बिल्कुल पेशेंट की प्रेजेंटेशन सेम होती है, लेकिन दोनों की काज क्या होती है? डिफरेंट होती है, और दोनों की इन्वेस्टिगेशन में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन? एक्चुअली ये लोग जब आते हैं ये कंप्लेंट सेम करते हैं, उन लोगों में, इन लोगों में भी बोन पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, डिप्रेस्ड मूड होगा और रीनल स्टोन के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन ये लोग ये भी कहेंगे ये पिछले 3 साल 4 साल से गुर्दों के मरीज हैं, मतलब इन लोगों को पहले से रीनल क्या होगा? फेलियर होगा। तो अगर पहले से रीनल फेलियर पेशेंट में पीटीएच का लेवल बढ़ जाए तो फिर वो कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा। और अगर एक पेशेंट है उसको नेक में स्वेलिंग है, पैराथायराइड एडिनोमा है, उसमें वो सिम्टम आ जाए तो वो प्राइमरी केस होगा। तो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है और पेशेंट की जो एग्जामिनेशन है वो डिपेंड करता है। अदरवाइज फीचर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब लेके इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम सबसे पहले चेक करते हैं पीटीएच। क्या चेक करते हैं? पीटीएच। एनीवन इन द क्लास? पीटीएच लेवल विल बी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, क्योंकि हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो पीटीएच लेवल विल बी इंक्रीज। फिर चेक करते हैं साइक्लिक एमपी, तो साइक्लिक एमपी लेवल विल बी इंक्रीज। वेरी गुड। फिर हम चेक करते हैं एएलपी, एएलपी स्टैंड फॉर अल्कलाइन फॉस्फेटेस। एएलपी का मतलब क्या है?
अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसका फुल फॉर्म लिखे अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज द एंजाइम व्हिच कम फ्रॉम टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये कितनी जगहों से आता है? दो जगहों से। वन इज बोन, कोई भी बोन पैथोलॉजी हो उसमें किस चीज का लेवल बढ़ जाता है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। आप क्लिनिक में काम करते हैं, कोई मरीज आ जाए और आपको टेस्ट दिखाए और उस टेस्ट के अंदर मरीज में किस चीज का लेवल बढ़ गया है? ALP। एज अ डॉक्टर आपको दो चीजें पता होना चाहिए, या तो इस बंदे में बोन का मसला है, मतलब हड्डी का इशू है, या इसमें कॉमन बाइल डक्ट का मसला है। किसका मसला है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ये गॉल ब्लैडर और लीवर से आता है और इसमें बाइल फ्लो करती है और फूड की डाइजेशन में हेल्प करती है। जॉइंटिस का नाम सुना है कि नहीं? जिन लोगों में जॉइंटिस होता है, जिगर का मसला होता है, उन लोगों में किस चीज का लेवल बढ़ सकता है? ALP। लेकिन ये मैं GIT में पढ़ाऊंगा। लेकिन दो एरियाज है जहां से ALP बढ़ने की चांसेस ज्यादा होती है। वन इज कॉमन बाइल डक्ट, अनदर इज बोन पैथोलॉजी। अब यहाँ पे अगर ALP के साथ जॉइंटिस है, इंसान की जो आंखें है वो जर्द टाइप है, येलोविश है, तो इसका मतलब वो कॉमन बाइल डक्ट का मसला है। अगर ALP बढ़ने के साथ बोन में पेन है तो फिर ये बोन इशू है। क्लियर है कि नहीं? और बोन काने वाला जो हार्मोन है दैट इज नोन एज PTH हार्मोन। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे तो PTH हार्मोन लेवल जब ज्यादा होगा तो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। तो बोन विल रिलीज मोर ALP, इसका लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं फॉस्फेट लेवल। हम क्या चेक करेंगे? फॉस्फेट लेवल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो फॉस्फेट लेवल जब हम चेक करेंगे, देखें प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, उसके अंदर मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी, किडनी के अंदर दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। जल्दी बताए, दिस इज कॉल्ड PCT एंड हियर इज लूप ऑफ हेनले। और इसके बाद क्या होता है? DCT। इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से PO4 माइनस फॉस्फेट की क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन बैक इनटू द ब्लड, इस तरह है ना। और इस फॉस्फेट की वापस जाने को कौन रोकता है? PTH। अब अगर पेशेंट है उसको क्या है? CRF का मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो सकेगी नहीं। रीअब्जॉर्प्शन क्या कि उसकी फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी। तो फॉस्फेट यहाँ पे ज्यादा होगा कि कम? और उतना ज्यादा उसके साथ क्या मिलेगा? कैल्शियम। तो जब ये दोनों आपस में एक जगह पे जाएंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बनेगी कि नहीं? तो ओवरऑल फ्री कैल्शियम का लेवल क्या होगा? कम, क्योंकि अब कैल्शियम किसके साथ मिल चुका है? फॉस्फेट। तो एक कॉम्प्लेक्स बना है कि नहीं? और जब कॉम्प्लेक्स बनेगी तो फ्री कैल्शियम की लेवल क्या हो जाएगी? कम। जब फ्री कैल्शियम कम होगा तो पैराथायराइड ग्लैंड ज्यादा क्या रिलीज करेगा? PTH। तो PTH बढ़ता रहेगा, लेकिन किडनी का काम ना करने की वजह से कैल्शियम की लेवल उतना ही क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इन लोगों में कैल्शियम की लेवल क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आप देखें यहाँ, सॉरी फॉस्फेट, इसकी लेवल क्या होगी? फॉस्फेट। क्योंकि जो फॉस्फेट ने रीअब्जॉर्ब होना था वो नहीं जा रहा, और वो किसके साथ मिलता जा रहा है? कैल्शियम। तो फ्री फॉस्फेट भी कम होते जा रहे और कैल्शियम भी कम होते जा रहे। एक्चुअली जो पॉइंट ये है कि फॉस्फेट की लेवल हमारे पास कम होगी। फॉस्फेट की लेवल यहाँ पे, सॉरी, जो कैल्शियम लेवल है, कैल्शियम की जो लेवल है, फॉस्फेट और कैल्शियम, हम 5 चीजें चेक करते हैं। तो कैल्शियम की फ्री लेवल क्या हो गई है? वो कम हो गई है। एक्चुअली PTH का काम लो कैल्शियम को इंक्रीज करना है, लेकिन ये तब होगा जब किडनी काम करती है। बात समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे तो किडनी फेल है, तो कैल्शियम की जो फ्री लेवल है वो किसके साथ मिल रही है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट कॉम्प्लेक्सेस बनेगी तो कैल्शियम की मिकदार क्या हो जाएगी? कम, मतलब कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो लो कैल्शियम का मतलब है, ये फ्री कैल्शियम की बात कर रहा हूँ। और जब फ्री कैल्शियम किसके साथ मिलेगी? फॉस्फेट। तो कॉम्प्लेक्सेस तो ज्यादा होगी, लेकिन फ्री लेवल क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन याद रखें, जब कैल्शियम यहाँ पे रिटेन होगा तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या आएंगे? फॉस्फेट आएंगे। क्या आएंगे? फॉस्फेट, ताकि किसको मिल जाए? कैल्शियम को मिल जाए। तो फॉस्फेट एंट्री बढ़ जाएगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाए। तो रिलेटिवली जो फॉस्फेट लेवल है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? वो ज्यादा हो जाता है। वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सेस है, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्सेस तो बढ़ेगी। कैल्शियम इज डाइकेटायनिक, दैट इज व्हाट? दैट इज एनायनिक। ये एनायन है ना, ये PO4 माइनस है, और ये क्या है? Ca प्लस प्लस है। ये कैटायन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव। तो इसकी अट्रैक्शन कैपेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो कॉम्प्लेक्सेस तो बनेगी,
लेकिन अब ये डाई कीटानिक है, ये मोनोकेटानिक है, तो इसका मतलब यह है कि इसको ज्यादा ट्रिक करेगी तो बॉडी इतना ज्यादा किस चीज की रिलीज को बढ़ाएगी, फास्फेट। फास्फेट आने की फ्लो की हम बात कर रहे हैं कि कैल्शियम की तरफ फास्फेट ज्यादा आएगी और उतना ज्यादा फास्फेट किस में यूज होगी, कैल्शियम की कमी में। तो फास्फेट की लेवल बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी कि कम प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा। ये यहाँ पे जो लेवल ज्यादा की बात है ये फ्री फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। फ्री से मुराद ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें ब्लड में फ्री ज्यादा मिलेगी। अगर ब्लड में हम फास्फेट फ्लो देके 8 बजे एक टेस्ट करें फास्फेट की, तो वो अगर 6 ml है तो 10 बजे वो 10 पे जाएगी, क्योंकि फास्फेट की फ्लो क्या है, ज्यादा है, ताकि वो किसको ज्यादा से ज्यादा मिले, कैल्शियम को मिले। लेकिन फ्री कैल्शियम क्या है, वो कम है। तो आप लोग जो सोच रहे हैं ना, आप लोग थ्योरेटिकली सोच रहे हैं कि यार कैल्शियम कम हो रहे तो फास्फेट को भी कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्सेस है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बोन है उससे कंटिन्यूअसली, अब देखिए एक गाड़ी है वो यहाँ से जा रही है बाहर रास्ते पे, और आप इधर सामने खड़े हैं, तो गाड़ी तो बाहर गायब हो रही है ना, मतलब किसी का मतलब ये है कि एक फॉर एग्जाम्पल बाहर एक बंदा है या एक घर है, उसमें हमने जाना है, तो यहाँ से तो हम ज्यादा जाएंगे ताकि उस घर में एंट्री ज्यादा करें। लेकिन रास्ते में हमारी जो फ्लो है वो लोगों को ज्यादा नजर आएगी कि कम, वो ज्यादा नजर आएगी। तो इसका मतलब यह है कि हम फ्लो की बात कर रहे हैं कि फास्फेट फ्लो बढ़ेगी तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोनों में फर्क क्या है। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, उसमें किडनी काम करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। सेकेंडरी में काम हो नहीं करेगी। अगर किडनी काम करेगी तो पीटीएच भी ज्यादा होगा और कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन जो सेकेंडरी है उसमें पीटीएच ज्यादा के बावजूद भी कैल्शियम लेवल क्या होगा, वो कम होगा। ये इसका बस मेन थीम है, ठीक है ना। अदर थिंग, उसमें प्राइमरी में पीटीएच ज्यादा के कम, ज्यादा। उसमें साइक्लिक एमपी ज्यादा, एएलपी, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट कैल्शियम लेवल। तो इसका मतलब ये है उधर पे कैल्शियम लेवल क्या था, ज्यादा। कैल्शियम लेवल क्या था, ज्यादा, और यहाँ पे कैल्शियम लेवल कम है। क्योंकि कैल्शियम ज्यादा का मतलब कि किडनी रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि फास्फेट पीटीएच ने एट द एंड कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कहां से बढ़ानी है, डीसीटी से। तो अगर किडनी काम नहीं करेगी तो फिर वो कैल्शियम की लेवल को नहीं बढ़ा पाएगी। क्लियर है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है। अब देखिए फिजियोलॉजी क्या कहती है कि अगर कैल्शियम कम था और उसको हमने क्या किया, इंक्रीज, तो जब पीटीएच ज्यादा तो कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए। तो एट द एंड जब वो कैल्शियम को बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली पीटीएच क्या होना चाहिए, इनहिबिट होना चाहिए। लेकिन अगर कैल्शियम भी बढ़ता रहे, फास्ट पीटीएच भी बढ़ता रहे, इसका मतलब फिजियोलॉजी डिस्टर्ब है, ऊपर कोई इशू है, और वो पैराथायराइड कैंसर हो सकता है। क्योंकि कैंसर डू नॉट लिसन टू नॉर्मल कैल्शियम, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैल्शियम क्या प्रोड्यूस करती रहेगी, पीटीएच रिलीज करती रहेगी। ठीक है जी। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। नीचे लेके इसमें एक और टेस्ट कराते हैं मेजॉरिटी लोगों में, 6 नंबर आरएफटी कराते हैं। क्या कराते हैं, आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट। कौन सा कराते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। वो नॉर्मल होगी क्या नहीं, टेस्ट को कहते हैं डी रेंज। डी रेंज का मतलब एबनॉर्मल, ठीक है ना। क्रिएटिनिन लेवल नाम सुना है क्या नहीं, जब रीनल फेलियर होता है तो क्रिएटिनिन लेवल क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखें। और इसके जो ट्रीटमेंट है, लेकिन डिपेंड अपॉन द काज, इसकी ट्रीटमेंट भी काज डिपेंडेंट होता है। जब तक हम किडनी फेलियर को ठीक ना करें तब तक हम इस इशू ठीक को नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है जी। तो जी हाँ 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 हाँ, आपका मतलब क्या है, कास, लैक ऑफ विटामिन डी। हाँ हाँ, ओके। लैक ऑफ विटामिन डी कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम। ये अकेला प्रॉब्लम नहीं करा सकती, लेकिन अगर रीनल फेलियर पहले से है तो उन लोगों में अगर विटामिन डी की इशू भी है तो फिर ये सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, यू मीन कि अगर किसी को सिर्फ लैक ऑफ विटामिन डी है तो उसमें सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म प्रोमिनेंट नहीं होगा। दैट इज राइट वन। क्योंकि मेजर काज, मोस्ट कॉमन काज पहले क्या होना चाहिए, क्रोनिक फेलियर। विटामिन डी की कमी से बोन प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। रैकेट्स का नाम सुना है कि नहीं, ओस्टियोमलेशिया, रैकेट्स। लेकिन पीटीएच इतना ज्यादा नहीं बढ़ता until unless there is no CRS, chronic renal failure. So the strongest cause of secondary hyperparathyroidism is chronic renal failure. ठीक है। लेकिन एक पेशेंट है, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज नेचुरल सनलाइट। अगर वो सनलाइट में, धूप में नहीं बैठेगा, या उसकी जो लीवर है वो इनएक्टिव विटामिन डी को स्टोर करता है। सीरोसिस पेशेंट है, हेपेटाइटिस पेशेंट है,
तो उसमें विटामिन डी की स्टोर क्या होगी, कम। तो अगर एक बंदा पहले से भी गुर्दे का मरीज है और उसको लीवर का भी इशू है, तो उसमें सीआरएफ भी है और विटामिन डी का भी इशू है, तो उसमें फिर हाइपर पैराथायराइडिज्म के चांसेस डबल हो जाते हैं। लेकिन अलोन दिस लैक ऑफ विटामिन डी इज अ वेरी नॉन प्रोमिनेंट कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, तो ये जनाब मोस्ट इंपोर्टेंट। आखिर में इस चीजों से आप लोगों ने एक पॉइंट अहस करनी है एग्जाम के लिए, वो ये है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, दैट इज पैराथायराइड एडिनोमा। वो क्या है, पैराथायराइड एडिनोमा। और अगर एग्जाम में आ जाए कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, वो क्रोनिक रीनल फेलियर है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लिखे है हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म ये सिंपल लिखे बस इस तरह। ठीक है, हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म वर्ड से पता चलता है कि वो कंडीशन है जिसमें पीटीएच लेवल क्या होगा, कम होगा। हाइपो मीन डिक्रीज, अ कंडीशन इन विच पीटीएच लेवल इज डिक्रीज, दैट इज नोन एज हाइपोपैराथायराइडिज्म। प्लीज ये वर्ड याद रखे, इसमें द वर्ड हाइपो, हाइपो का मतलब डिक्रीज है। वो कंडीशन जिसमें पीटीएच लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, इसको हाइपोपैराथायराइडिज्म कहते हैं। व्हाट इज द काज, तो लेके काज क्या है, इसकी जो मेन काज है, नंबर 1 इज डाइजोर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या आता है, डाइजोर सिंड्रोम। दिस डाइजोर सिंड्रोम वी विल डिस्कस इन इम्यूनोलॉजी। ठीक है, ये हम इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रखें कि डाइजोर सिंड्रोम इज अ कंजेनिटल डिफेक्ट। ये क्या होता है, कंजेनिटल, बाय बर्थ बच्चों में मसला होता है जिन बच्चों के अंदर बाय बर्थ पैदाइशी तौर पर पैराथायराइड ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। क्लियर है। अब क्यों होते हैं, इसकी अदर फीचर्स क्या है, वो हम इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ याद रखें कि बाय बर्थ या कंजेनिटल डिफेक्ट in which there is lack of parathyroid gland। ठीक है जी, lack of parathyroid gland। जो लोग मुझसे इसकी फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, जो लोग मुझसे फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, अगर वो आज भी वो टॉपिक देखे तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि पैराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं, 2 इंफीरियर 2 सुपीरियर। जो इंफीरियर पैराथायराइड है वो 3rd पेरेंजियल पाउच से बनते हैं, याद है, और जो सुपीरियर है वो 4th पेरेंजियल पाउच से बनते हैं। ऐसा कंजेनिटल डिफेक्ट बच्चों के अंदर जिसमें 3rd और 4th पाउच डेवलप ना हो जाए, उन बच्चों में पैराथायराइड बनेंगे नहीं बनेंगे, उस कंडीशन को हम डिजार सिंड्रोम कहते हैं। तो डिजार सिंड्रोम के अंदर देयर इज इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ 3rd and 4th पेरेंजियल पाउच which due to leads to absent of parathyroid gland। तो अगर ग्लैंड नहीं है, पैराथायराइड है नहीं, तो पीटीएच बनेगा नहीं बनेगा। द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोपैराथायराइडिज्म। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इज हाइपोपैराथायराइडिज्म की एक और काज है ऑटो इम्यून डिजीज। क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ। कि कभी कभार हमारी अपनी इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करता है किस ग्लैंड के खिलाफ, पैराथायराइड के खिलाफ। देखे, जब हमारी बॉडी को इन्फेक्शन हो जाए, कहीं पे इन्फेक्शन हो, तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन which is produced by the immune system of the body to fight against infection। that is good or bad, that is good। बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि यार हम बीमार नहीं होते, या बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हम जितना भी फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं इन मौसम में वो थोड़ा सा बारिश में गीले भी हो जाए तो उन लोगों को फिर फीवर हो जाता है। एक्चुअली हर इंसान की इम्यून सिस्टम क्या होती है, डिफरेंट होती है। कुछ लोगों की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों की इम्यून सिस्टम वीक होती है। इम्यून सिस्टम से मुराद दिफाई कुव्वत है इंसान की। जिस तरह एक कंट्री की आर्मी है, इसी तरह हमारी बॉडी की आर्मी कौन सा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम के साथ बुलेट्स होते हैं, और वो बुलेट्स किसी भी दुश्मन के खिलाफ हम यूज करते हैं, और उन बुलेट्स का नाम एंटीबॉडीज है। क्या है, एंटीबॉडीज। So antibodies are produced by the immune system against foreign pathogen to fight। That is good or bad, good।
लेकिन कभी कभार हमारी अपनी फौज अपने लोगों के खिलाफ फाइट कर देते हैं गलती से। मतलब एक बंदा है, फौजी है, वो दुश्मन का वेट कर रहा है, उसके सामने एक बंदा जा रहा है बॉर्डर पे और वो अपनी कंट्री का है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज करे कि ये दुश्मन है और अपने बंदे को ही वो मार दे। तो इसका मतलब अगर इम्यून सिस्टम नॉर्मल टिश्यू के खिलाफ डैमेज करे तो ऐसे प्रॉब्लम को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो मीन के हमारा अपना इम्यून सिस्टम है, लेकिन इसने नॉर्मल टिश्यू को डैमेज किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, डिजीज। कभी कभार इन्फेक्शन कहीं और होता है, लेकिन इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट किस ग्लैंड के खिलाफ करता है, पैराथायराइड। और अगर पैराथायराइड ग्लैंड के खिलाफ ये रिएक्ट करे, एंटीबॉडी डैमेज करे, तो उससे पीटीएच रिलीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म इसकी एक काज ये है कि ऑटो इम्यूनो डिस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लेके सर्जिकल या पोस्ट सर्जिकल एक्सcision ऑफ पैराथायराइड। पोस्ट सर्जिकल एक्सcision ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सcision ऑफ पैराथायराइड। इसका मतलब ये है कभी कभार देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर है तो फिर इसका हल ये है कि हम सर्जिकली उस पैराथायराइड ग्लैंड को क्या करें, रिमूव करें। अगर सर्जन ने ग्लैंड रिमूव किए है तो पीटीएच रिलीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या कभी कभार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दीज आर थायराइड ग्लैंड, ये क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड के कितने लोब है, दो। दीज आर विच ग्लैंड, थायराइड, ये नेक में होते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, और इस थायराइड ग्लैंड के पीछे ये क्या है, पैराथायराइड। हर लोब के पीछे दो पैराथायराइड है। तो 1 2 दीज आर थायराइड, लेकिन 1 2 3 4 दीज आर पैराथायराइड। कभी कभार थायराइड कैंसर होता है। कल हमने कैंसर पढ़े थे ना, फोलिकुलर कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा। अगर किसी पेशेंट को थायराइड कैंसर है तो उसका हल ये है कि उसकी जो थायराइड ग्लैंड है उसको सर्जिकली क्या करे, रिमूव। दैट इज थायराइडेक्टोमी। इसको क्या कहते हैं, थायराइडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब गलती से सर्जन गलती से थायराइड के साथ साथ किसको भी रिमूव करे, पैराथायराइड, उन लोगों में पीटीएच लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो एक्चुअली 100 में से ये हॉस्पिटल के अंदर प्रूवन बात करने लगा हूं, जिधर भी हॉस्पिटल में काम करे, जिन बंदों की पीटीएच लेवल क्या हो, कम हो, तो याद रखे उन लोगों के अंदर ज्यादातर काज है, वो बताएगा कि यार मुझे नेक में जब मैं छोटा था तो मुझे सर्जरी कराई गई थी और उसके बाद ये मसला है। तो या तो गलती से थायराइड के साथ हमने क्या रिमूव किया है, पैराथायराइड। इसको कहते हैं एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड। एक्सीडेंटली हमने किसको रिमूव किया है, पैराथायराइड। या इस बंदे को पैराथायराइड का पहले मसला था, उसका कैंसर था और उसने हमने उसको क्या किया है, रिमूव किया है। So the most common cause of hypoparathyroidism in adults, that is post surgical excision। और बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन काज है डिजार सिंड्रोम, क्योंकि ये बाई बर्थ इशू है। तो बाई बर्थ अगर हाइपोपैराथायराइडिज्म बच्चों में आ जाए, आंसर इज डिजार सिंड्रोम। क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी के लिए ग्लैंड नहीं बनते, क्योंकि थर्ड पाउच भी नहीं बनेगा और फोर्थ पाउच भी नहीं बनेगा। बड़ों के अंदर भाई, एक इंसान 20 साल का है, 25 साल का है, उसका पैराथायराइड ठीक है, लेकिन 40 साल में उसका पीटीएच लेवल क्या होता रहे, कम। तो या तो उसने सर्जरी से रिमूव किया है, अगर सर्जरी नहीं कराई गई तो फिर नेक्स्ट इसका काज क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ठीक है, अब लेके क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट विल बी दी क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म। इसमें जो लोग आते हैं तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन सी होनी चाहिए, बहुत आसान है। इन लोगों में पीटीएच लेवल क्या होगा, कम, और पीटीएच कम का मतलब कैल्शियम भी क्या होगा, कम। तो लेके साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, इन लोगों में क्या होगी, साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। मतलब इन लोगों में जितने भी सिम्टम होंगे वो कैल्शियम कम की वजह से होंगे, क्योंकि नॉर्मली पीटीएच का काम कैल्शियम को इंक्रीज करना है। जब पीटीएच नहीं है तो कैल्शियम लेवल भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जितने भी सिम्टम्स आएंगे, साइंस आएंगे, वो लो कैल्शियम की वजह से आएंगे। जिनमें से फर्स्ट लिखे रिजिडिटी या स्पाज्म ऑफ द मसल। रिजिडिटी का मतलब ये है स्पाज्म, सख्तपन जिसको कहते हैं, कंट्रैक्शन। स्पाज्म ऑफ मसल्स इन द हैंड या हैंड मसल्स। ठीक है, जब कैल्शियम की मिकदार बॉडी में कम पड़ जाती है तो हमारे हाथों की जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। इसको क्या कहते हैं, कार्पोपेडल स्पाज्म। and this carpopedal spasm is due to lack of calcium and this condition is known as of tetany। इसको क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। तो टेटनी
condition in which the patient muscle become too much contracted, too much rigid, सख्त हो जाते हैं। आप इन लोगों के साथ हाथ मिलाए तो उनकी हाथ में आप लोग को एक रेजिस्टेंस मिलेगी, एक सख्तपन मिलेगी। तो आप लोग के जहन में होना चाहिए कि इस बंदे की कैल्शियम मिकदार क्या है, कम है। अगर किसी की बॉडी सख्त है, बिल्कुल रेजिड है, एक तो झटके का नाम सुने सीजर, जब झटके आते हैं तो इंसान की पूरी बॉडी क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है। अगर झटके का मरीज नहीं है और उसकी हाथों के मसल सीवियरली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसका ब्लड सीरम क्या चेक करें, कैल्शियम चेक करें। कैल्शियम अगर कम है और उसको आप कैल्शियम देना स्टार्ट करें तो उसकी कंट्रैक्शन खुद बहुत क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सीवियर कंट्रैक्शन ऑफ द हैंड मसल ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज नोन एज टेटनी। इसको क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर लिखे अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इज चौवेस्टिक साइन। इन लोगों के अंदर क्या होता है, चौवेस्टिक साइन, ठीक है। चौवेस्टिक साइन आप लोगों ने याद रखना है, एग्जामिनर लव टू आस्क दिस टाइप ऑफ साइन, ठीक है। चौवेस्टिक साइन ये लास्ट टाइम एग्जाम में आता है, एनईबी एग्जाम में, ठीक है, जो माइग्रेटेड एग्जाम होता है। तो एनईबी एग्जाम में था चौवेस्टिक साइन इज अ हॉल मार्क ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उसमें था सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आंसर इज कैल्शियम। और एक तब होता है जब कैल्शियम की मिकदार क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे लिखे टेपिंग द एंगल ऑफ माउथ, टेपिंग द एंगल ऑफ माउथ, एंगल ऑफ माउथ leading to involuntary contraction of facial muscle, that is known as a chauvistic sign। मैं बताने लगा कि इसका मतलब क्या है। चौवेस्टिक साइन के अंदर क्या होता है, इनमें जब हम पेशेंट की एंगल ऑफ माउथ को टेप करते हैं, इन लोगों में इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होती है। कौन सी मसल की, फेशियल मसल की। मैं बताने लगा हूँ। आखिर में लिखे थर्ड नंबर इज ट्राउजू साइन। इसके अंदर क्या होता है, ट्राउजी साइन। इसमें एक होता है ट्राउजू साइन, जहां पे लिखे रेपिंग बीपी कफ, ब्लड प्रेशर कफ around the arm and inflate and occlude का मतलब ब्लॉक ब्रेकियल आर्टरी। हम बीपी हम किस में चेक करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी, एंड सी द severity of muscle spasm, ऐसा है ना, मसल स्पाज्म, दैट इज नोन एज अ ट्राउजू साइन। ये दोनों एमसीक्यूज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चौवेस्टिक साइन एंड ट्राउजू साइन बोथ आर द हॉलमार्क ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया का मतलब एक ही है, ये तब होता है जब पीटीएच का लेवल बॉडी में क्या हो, कम हो, दैट इज कॉल्ड हाइपोपैराथायराइडिज्म। एक्चुअली चौवेस्टिक साइन एंड ट्राउजू साइन, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में जो मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो एक्चुअली देखें, जब हमने अभी बात की है न्यूरॉन की, द मोस्ट पेरेंकाइमल एंड फंक्शनल सेल्स ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे यहाँ पे जो चैनल्स होते हैं, फर्स्ट आर सोडियम चैनल। कौन सा चैनल, सोडियम इज हाई आउटसाइड द सेल, और दिस सोडियम चैनल इज नॉर्मली गार्डेड बाय कैल्शियम। ये कैल्शियम में होते हैं। कैल्शियम भी पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम भी पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम के होते हुए सोडियम का अंदर जाना मुश्किल होता है क्योंकि दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब अगर हाइपोपैराथायराइडिज्म है, इसके अंदर पीटीएच लेवल क्या होगा, कम, तो रिलेटिवली किसका लेवल भी कम होगा। जब ब्लड के अंदर, ये चीज याद रखने वाली है, अब देखें प्लीज बी अटेंटिव, जब हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपो मीन डिक्रीज, कैल्सी मीन कैल्शियम, ईमिया मीन ब्लड। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए तो इस कमी को पूरी करने के लिए वो कैल्शियम जो ब्रेन के अंदर है वो ब्लड में आना शुरू करेंगे, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया इज अ कंडीशन इन विच कैल्शियम रिलेटिवली डिक्रीज इन द ब्लड। अब पेशेंट ने बाहर से लेने हैं लेकिन अभी तक लिया नहीं है, तो अल्लाह ने बॉडी को भी कुछ मैकेनिज्म दी है कि उस कमी को क्या करे, पूरा करे।
तो एक्सेस कैल्शियम फिर कहाँ से आना शुरू करेंगे? ब्रेन से। तो हाइपोकैल्सीमिया में ब्लड की कमी को पूरी करने के लिए कैल्शियम नीचे आएंगे, और जब ये नीचे आएंगे इधर देखे तो सोडियम के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी कि ज्यादा? कम हो जाएगी। तो फिर सोडियम का जाना हाइपोकैल्सीमिया में आसान होगा कि मुश्किल? आसान। और जितना सोडियम ज्यादा जाएंगे तो न्यूरोनल एक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा, उतना मसल कंट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए पेशेंट को कार्पोपेडल स्पाज्म हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? दैट इज नोन एज टेटनी। तो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर डीपोलराइजेशन ज्यादा होती है एंड दैट कैन लीड टू टेटनी। अब नर्व की जो सेंसिटिविटी है ब्रेन की, न्यूरॉन की, वो ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। तो इन लोगों में ये जो अपर लिप है और लोअर लिप, इसके जो यहाँ पे एंगल ऑफ माउथ है, ये क्या है? एंगल ऑफ माउथ। जब आप हाथ पे उसको टेप करें इस तरह, तो इन लोगों की जो फेस की मसल है वो इस तरह कंट्रैक्ट करती रहेगी। क्या करती रहेगी? इस कंट्रैक्शन का मतलब यह है कि यहाँ पे आप किसको टेप कर रहे हैं? फेशियल नर्व। किस नर्व को? फेशियल नर्व। क्योंकि हमारी फेस की जितनी भी मसल है उसको सप्लाई कौन करती है? फेशियल नर्व। इफ यू टेप द फेशियल नर्व देयर विल बी इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द फेशियल मसल। इट्स ड्यू टू कि देयर इज इंक्रीज इन फ्लक्स ऑफ सोडियम। तो ओवरऑल जो सेंसिटिविटी है नर्व की क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अगर नॉर्मल हम टेप करें तो हम कुछ नहीं करते क्योंकि हमारी फेस की सेंसिटिविटी नॉर्मल है। अगर कैल्शियम कम है ब्लड में तो वो कैल्शियम तो नीचे आएंगे, तो फिर न्यूरल एक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। तो उस बंदे को अगर आप टच भी करेंगे तो उसकी नर्व सेंसिटिविटी क्या होती है? ज्यादा। तो व्हेन यू टच हेयर एंगल ऑफ माउथ तो देयर विल बी इनवॉलंटरी, ना चाहते हुए फेशियल मसल की क्या होगी? कंट्रैक्शन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड चोवेस्टिक साइन। तो एक्चुअली ये पेशेंट बताएगा कि हम कराएंगे, हम कराएंगे। जो बात डिजीज के अंदर पेशेंट डॉक्टर को बोले वो सिम्टम होता है, जो चीज डॉक्टर मालूम करे वो क्या है? साइन है। इसलिए चोवेस्टिक क्या है? साइन है। तो जब हम यहाँ पे टेप करें तो हमने कौन से मसल को टारगेट करना है? चीक मसल को। किसको? चीक। तो यहाँ पे सी फॉर सी, चीक मसल। हम किसको चेक करते हैं? चीक मसल्स की, दैट इज फेशियल मसल। तो एक्चुअली व्हेन वी टेप एंगल ऑफ माउथ वी शुड फोकस ऑन विच मसल? चीक मसल। और इसकी इनवॉलंटरी क्या होगी? कंट्रैक्शन होगी। और ये हमें ये बता रही है कि फेशियल मसल की सेंसिटिविटी बढ़ गई है। दैट इज कॉल्ड चोवेस्टिक साइन। अब इधर देखें, इन लोगों में जब हम हाथ में देखते हैं तो उसकी जो हाथ की मसल है वो सीवियरली क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब आपने ये देखना है कि यार ये जो हाथ की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, इसका वजह लो कैल्शियम है या कोई और मसला है? तो पेशेंट को हम क्या करते हैं? बीपी कब चढ़ाते हैं? यहाँ पे जो बीपी हम मेजर करते हैं तो किस आर्टरी को ऑक्लूड करते हैं? ब्रेकियल। और हम इसको इन्फ्लेट करते हैं तो यहाँ पे एक जोर आता है कि नहीं? हम आर्टरी को डायलेट कर दे कि ऑक्लूड कर दे? ऑक्लूड। तो जब हम आर्टरी को ऑक्लूड करें 100-180 तक हम बीपी मर्करी को बढ़ाए तो ब्लड फ्लो टू द हेड क्या हो जाती है? कम, क्योंकि यू ब्लॉक द आर्टरी। और जब ब्लड फ्लो यहाँ पे कम हो जाए तो उसमें कैल्शियम फ्लो क्या हो जाएगी? मजीद कम। अगर यहाँ पे कफ लगाकर बीपी अपरेटस लगाकर ब्रेकियल आर्टरी को बंद किया जाए और ब्लड फ्लो कम की वजह से कैल्शियम भी क्या हो जाए और उसकी जो मसल कंट्रैक्शन है वो मजीद क्या हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्पाज्म है वो किस चीज की वजह से है? लो कैल्शियम की वजह से है। और ऐसे साइन को हम ट्राउजो साइन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे टेप करना और फेशियल मसल की कंट्रैक्शन चेक करना, दैट इज चोवेस्टिक साइन। और बीपी कप रेप करके ब्लड फ्लो को कम करके कैल्शियम की वजह से मसल स्पाज्म चेक करना हैंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड ट्राउजो साइन। इसको हम ट्राउजो साइन कहते हैं। अब लेके ये जनाब मेनली फीचर है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इन्वेस्टिगेशन लिखे, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म? इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? व्हाट विल हैपन टू पीटीएच लेवल, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है तो पीटीएच लेवल क्या होगा? डिक्रीज। नेक्स्ट देखिए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीटीएच कम होगा, साथ में हम चेक करेंगे साइक्लिक एमपी, तो वो भी क्या होगा? कम होगा। कैल्शियम लेवल भी क्या होगा? कम होगी। डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। बस ये तीन चीजें चेक करनी है, पीटीएच, कैल्शियम एंड साइक्लिक एमपी। एवरीथिंग विल गो इन द सेम डायरेक्शन एंड बोथ आर विल बी डिक्रीज। इसकी ट्रीटमेंट अगर आ जाए तो हमने सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है? इन पेशेंट की जितनी भी सिम्टम्स है, साइंस है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, तो लेके कैल्शियम इन्फ्यूजन हम क्या करेंगे? कैल्शियम इन्फ्यूजन करेंगे। हम बाहर से कैल्शियम देंगे और तब तक देते रहेंगे अनटिल अनलेस इट इज नॉट नॉर्मलाइज। इसको नॉर्मलाइज करेंगे और जब हम कैल्शियम को नॉर्मलाइज करेंगे तो फिर पेशेंट को जनाब हम क्या करेंगे? टैबलेट कैलवन डी देते हैं। कहते हैं कैलवन डी।
जो K1D है ये कैल्शियम है और विटामिन डी है। तो एक्चुअली ये बंदा पूरी जिंदगी क्या लेता रहेगा, कैल्शियम लेता रहेगा, क्योंकि अगर ये कैल्शियम लेना छोड़ेगा तो उसकी बॉडी में तो पीटीएच है ही नहीं, तो फिर उसकी कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगी, कम, और ये सिम्टम्स आएंगे। जिस तरह हाइपोथायराइडिज्म में ये बात मैंने बताई थी, ये प्यूरी मेंबर कि पूरी जिंदगी पेशेंट लीवोथायरोक्सिन लेता है T4, इसी तरह हाइपोपैराथायराइडिज्म में पेशेंट पूरी जिंदगी क्या लेगा, कैल्शियम सप्लीमेंट लेगा, मतलब वो टेबलेट लेगा जिसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम होगा। कैल्शियम मिलेगी तो ये सिम्टम नहीं आएंगे, कैल्शियम की मिकदार थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी तो ये सिम्टम फिर से आ जाते हैं। अगर डिजार सिंड्रोम है उसमें पैराथायराइड ग्लैंड बने ही नहीं है, तो है कोई ऐसी ताकत दुनिया में कि वो पैराथायराइड ग्लैंड बना के दे, नहीं दे, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसका फिर हल ये है कि लॉन्ग लाइफ, पूरी जिंदगी पेशेंट को हमने क्या देना है, कैल्शियम सप्लीमेंट देना है। इन्फ्यूजन इसलिए कराते हैं इनिशियली कि इसकी जो सीवियर कंडीशन है उसको हम जल्दी से ओवरकम करें। वंस द कैल्शियम इज नॉर्मलाइज तो फिर टेबलेट फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो ये था जनाब हाइपोपैराथायराइडिज्म वर्सेस हाइपरपैराथायराइडिज्म। इंशाल्लाह इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की जो पैथोलॉजी है, फिर इसके बाद है डायबिटीज, पेंक्रियाज की, और साथ में इसकी फार्मा है। तो 3 से 4 दिन में ये एंडोक्राइन सिस्टम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अभी लास्ट में आखिर में पढ़ते नहीं है, इधर देखिए टाइम खत्म है। ये डिजीज किसी को पता है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि दिस इज अ न्यूअर डिजीज एंड दैट इज आस्क्ड रिसेंटली इन PMC एग्जाम, दैट इज कॉल्ड नेल्सन डिजीज। एनीवन? हाँ फैसल, व्हाट इज नेल्सन डिजीज एंड एंडोक्राइन सिस्टम? हाँ हाँ बताएं। हाँ नेल्सन न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीज थी। नेक्स्ट, और शाबाश। एबनॉर्मल हार्मोन सिक्रीशन, दैट इज नेल्सन डिजीज। नेक्स्ट, नेल्सन डिजीज के अंदर देखे एक चीज याद रखना है, बहुत आसान, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो हाइपोथैलेमस है इससे एक हार्मोन आती है CRH, इसका नाम क्या है, CRH, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। CRH हाइपोथैलेमस से आकर पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH बनाता है। क्या बनाता है? ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और जो ACTH है वो आकर एड्रीनल ग्लैंड से कार्टिसोल बनाता है। याद है कि नहीं? तो देखिए हाइपोथैलेमस से क्या आता है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा डिटेल से। हाइपोथैलेमस रिलीज CRH, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनाएगा ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ACTH एड्रीनल ग्लैंड से कार्टिसोल बनाता है। क्लियर है? कभी कभार क्या होता है कि एड्रीनल ग्लैंड का मसला हो जाता है जिसमें कार्टिसोल का लेवल कई गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ विच हार्मोन, कार्टिसोल, इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके पेशेंट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम इज कॉल्ड हाइपरकार्टिसोलिज्म। इसको क्या कहते हैं, हाइपरकार्टिसोलिज्म। तो कभी कभार पेशेंट को हम ट्रीटमेंट करते हैं वो ठीक नहीं होता, ट्रीटमेंट करते वो ठीक नहीं होता। इसका आखिरी इलाज ये है कि इसकी दोनों साइड की एड्रीनल ग्लैंड को हम क्या करें, रिमूव करें। इसको कहते हैं बाइलेटरल एड्रीनलेक्टोमी। अगर एड्रीनल ग्लैंड की दोनों साइड हम रिमूव करें, इसका मतलब ये है कि कार्टिसोल लेवल बॉडी में क्या होगा, हाँ कम होगा। तो ये डिक्रीज कार्टिसोल एक मैसेज भेजेगा हाइपोथैलेमस को कि CRH लेवल क्या करे, इंक्रीज करे। क्या करे, इंक्रीज। जब कार्टिसोल कम है तो ऊपर से सिग्नल ज्यादा आना चाहिए कि कार्टिसोल किसी न किसी लेवल पे क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जब एड्रीनल ग्लैंड को हम रिमूव करें तो कार्टिसोल लेवल क्या होगा, कम, क्योंकि कार्टिसोल लेवल बढ़ाने की जो सोर्स है वो तो एड्रीनल ग्लैंड है, अब वो खत्म हो गए हैं तो कार्टिसोल लेवल क्या हो गया, कम। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने बताया था, वो CRH क्या करेगा, इंक्रीज। CRH ACTH लेवल क्या करेगा, इंक्रीज। लेकिन ACTH तो कार्टिसोल के लिए आएगा लेकिन उसके लिए सोर्स हो नहीं है, तो कार्टिसोल वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन CRH किस पे जोर लगाएगा, पिट्यूटरी पे, कि तुम क्या बढ़ाओ, ACTH। तो जितना पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH बढ़ाएगा वो अपना सेल नंबर बढ़ाएगा कि कम करेगा, बढ़ाएगा। और जितना सेल नंबर बढ़ेगा तो उतना कैंसर के चांसेस ज्यादा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ऐसा कैंसर जिसमें ACTH का लेवल बढ़ जाए लेकिन वो फिर भी किसका लेवल ना बढ़ाए, कार्टिसोल की, दैट इज कॉल्ड नेल्सन सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं, नेल्सन सिंड्रोम कहते हैं।
बहुत से पेशेंट होते हैं जिसकी लीडिंग काज ऑफ डेथ नेल्सन सिंड्रोम भी होता है, क्योंकि कार्टिसोल इज अ ग्लूकोकार्टिकाइड, लाइफ सेविंग हार्मोन है। अगर वो नहीं है तो फिर पेशेंट को पूरी जिंदगी कार्टिसोल बाहर से लेनी पड़ेगी। अगर वो उसमें मिस कर जाए या वो कार्टिसोल टाइम पे ना ले, देखिए ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, कार्टिकाइड का मतलब स्टीरॉयड। ऐसा स्टीरॉयड हार्मोन जो ग्लूकोज को कंट्रोल करे उसका नाम कार्टिसोल है। और हमारी जो ब्रेन है, दिमाग है, ये हमारी पूरी बॉडी का साथ तब दे रही है पूरी जिंदगी जब इसको ग्लूकोज मिल जाए। और ब्रेन को ग्लूकोज देना किस हार्मोन का काम है? कार्टिसोल का काम है। तो कैन वी लिव विदाउट कार्टिसोल? नो, क्योंकि हमारी ब्रेन को हर सेकंड में ग्लूकोज देना, दैट इज कार्टिसोल फंक्शन। तो कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये पेशेंट आते कैसे है, इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है और उसको हमने डील कैसे करना है। फिर इंशाल्लाह इसके बाद डायबिटीज पढ़ेंगे। डायबिटीज पाकिस्तान के हर घर का मसला है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हर दूसरे घर में डायबिटिक पेशेंट जरूर होता है। मतलब कुछ लोग हैं जो डायबिटीज के लिए इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन वगैरह। कुछ लोग होते हैं कि वो ओरल एजेंट्स मतलब टैबलेट्स वगैरह यूज करते हैं। ये चीजें पता होना चाहिए कौन से लोग हैं जो टैबलेट की शक्ल में शुगर कंट्रोल करते हैं, कौन से लोग इंजेक्शन लेते हैं। इस पूरे क्लास में ऐसे लोग हैं जिसकी घरों में या रिश्तेदारों में डायबिटीज है कि नहीं? बहुत ज्यादा, देखिए रेशोज बहुत ज्यादा है। तो डायबिटीज इज वेरी वेरी कॉमन। उसके बारे में हर एक चीज जानना आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। एटलीस्ट घर में बैठ के रिश्तेदारों में जाकर उसके बारे में कमेंट्स करोगे तो उन लोगों को पता चलेगा कि यह बंदा पढ़ गया है, ठीक है। इंशाल्लाह टुमारो टॉपिक एंड डे आफ्टर टुमारो आर वेरी हाई टॉपिक्स, ठीक है। ब्रेक करें फिर इंशाल्लाह इन स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट्स ब्रेक करें। इस चीज की यदि रीजन सर यदि स्टिमुलस करें, यदि स्टिमुलस हाइपोकैल्सीमिया, the hypocalcemia tissue the automatically sense किएगा कि कैल्शियम लेवल कम है। the 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 automatic thing